नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम जानेंगे पांड्य वंश के बारे में। पिछली बार हमने पांड्य वंश के बारे में संगम काल में संगम साहित्य के माध्यम से जाना था कि पांड्य वंश में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण शासक थे और उनके द्वारा कौन कौन से ऐसे कार्य किए गए थे जिनसे कि पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। अब जो हम पांड्य वंश के बारे में जानेंगे वो जानेंगे पूर्व मध्य काल के दक्षिण भारत में उदित पांड्य वंश। संगम काल के बाद में पांड्य वंश का समापन होने के बाद में जो दूसरी बार इतिहास में पांड्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है वो मिलती है पूर्व मध्य काल के पांड्य वंश। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्व मध्य काल से हमें पांड्य वंश की इतिहास को जानने की जानकारी मिलती है, तो हम अब उन्हीं के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देरी ना करते हुए पांड्य वंश। पहले पांड्य वंश की जानकारी हमें संगम काल और संगम साहित्य से, और ये जो पांड्य वंश है ये पूर्व मध्य काल में दक्षिण भारत में उदित हुए जो नए राजवंश हैं। जो पूर्व मध्य काल में कौन कौन से राजवंश हुए थे? ज्यादातर पल्लव, कदम्ब, राष्ट्रकूट, चोल, चेर, होयसल, ये वो राजवंश हैं जो पूर्व मध्य काल में दक्षिण भारत में दोबारा से अपने साम्राज्य के लिए उदित हुए थे न? तो पांड्य वंश ये क्या थे, इनके बारे में जान लेते हैं। ये पूर्व मध्य काल के पांड्य वंश से संबंधित है कि पांड्य वंशों ने चोल सत्ता समाप्त की थी। पांड्यों ने चोल सत्ता समाप्त की थी। चोल राजवंश अपने आप में बहुत शक्तिशाली राजवंश था, लेकिन इस राजवंश के भी शासकों पर अधिकार करने वाले और उन्हें हराने वाले जो थे वो पांड्य राजा थे। ठीक है, अब बात करें हम राजेंद्र तृतीय ने। राजेंद्र तृतीय कौन थे? जो चोल राजा थे। चोल राजा राजेंद्र तृतीय ने पांड्य शासक कौन थे? सुंदर पांड्य, इनकी अधीनता स्वीकार की थी। इसका मतलब क्या है? जब चोल साम्राज्य अपने अस्तित्व में था तब पांड्य शासक हुए थे, उन्होंने चोलों पर आक्रमण किया, और जब चोल पर आक्रमण किया तो उनकी सत्ता समाप्त करने में जो सहयोग रहा वो पांड्यों का। और चोल शासक कौन थे? वो राजेंद्र तृतीय थे, जिनको सुंदर पांड्य ने हराया था। जब हराया था तो इन्होंने हार मानकर उनकी अधीनता मान ली कि ठीक है, अधीनता मान ली। इनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, ये मैं पूर्व मध्यकाल के पांड्य वंश से संबंधित जानकारी दे रहा हूं। इससे पहले भी हमें पांड्य वंश से जानकारी मिलती है, तो वो कहां से मिलती है थोड़ी सी नजर उस पे भी डाल लेते हैं। तो बौद्ध ग्रंथ महावंश से हमें 43 ईसा पूर्व और 29 ईसा पूर्व, ये हो गए ईसु से पहले का समय। 43 और 29 ईसा पूर्व में हमें लंका पर विजय, यानी पांड्यों ने लंका पर विजय की थी, उसकी जानकारी हमें मिलती है कहां से? महावंश ग्रंथों से। अब मैं जो समझाने की कोशिश है वो ये कि ये जो जानकारी, यानी पांड्य वंश प्राचीन वंशों में भी था। जब संगम काल का समय था तो तब चोल, चेर और पांड्य, ये संगम काल के तीन महत्वपूर्ण और शक्तिशाली एक दूसरे में स्पर्धा वाले राजवंश थे। ठीक है, अब जो हमें जानकारी मिलती है वो यही तो जानकारी मिल रही है कि भाई अगर हम ईसा पूर्व की बात करें तो महावंश से हमें जानकारी मिल रही है कि 43 ईस्वी में और 29 ईसा पूर्व में महावंश ग्रंथ ये जानकारी दे रहा है कि जो पांड्य वंश था या पांड्य शासक जो थे उन्होंने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। अब ये ईसा पूर्व में था,
तो महत्वपूर्ण जानकारी हो गई जो हमें जाननी बेहद जरूरी है। उसके बाद में स्ट्रैम्बो एक विद्वान थे, स्ट्रैम्बो विद्वान थे, ये भी हमें ईसा पूर्व 20 ईसा पूर्व में ये जानकारी देते हैं कि अगस्टक के पास दूत भेजे थे। पांड्य शासकों ने अगस्टक के पास दूत भेजे थे, यानी पांड्य राजवंश पुराना राजवंश है जो कि ईसा पूर्व की जानकारी हमें ग्रंथों से और विद्वानों के लिखित पुस्तकों से मिलती है। हमें क्या जानकारी मिलती है? जो पांड्य राजा थे वो पल्लवों के कर देने वाले राज्य था। हमें यह भी जानकारी मिलती है कि अगर पांड्यों पे किसी ने शासन किया था तो वो पल्लव राजाओं ने किया था, जो कि दक्षिण भारत का ही एक शक्तिशाली राजवंश भी है। तो ये जो थे पल्लवों के कर राज्य था। पांड्य पल्लवों का कर दे राज्य था। इसका उल्लेख हमें कहां से मिलता है कि भाई ये कर देने वाला राज्य था? इसका उल्लेख मिलता है अशोक के शिलालेखों में हमें ये जानकारी मिलती है। दूसरी, यानी पांड्यों पर पल्लव राजाओं के करद राज्य था। ठीक है, अब यहां से देखो, ये जो शुरू में प्रारंभ में ये जो राज्य है ना, पांड्य राज्य है, ये तिनवेरली, रामनाड और मदुरै तक सीमित नहीं था। यानी कि ये जो क्षेत्र है, ये जो शहरों के नाम है, ये पांड्य राज्य इन तक ही नहीं था, इनसे भी बहुत ज्यादा आगे तक था। तो ये जो जानकारी है, ये प्राचीन समय से कुछ जानकारी है कि भाई वाकई पांड्य राजवंश था और उन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए, ये उनकी जानकारियां थी। ये छोटी सी जानकारी इसलिए है कि भाई उस समय ये जो पुस्तकें, ग्रंथ और राजदूतों के जो विद्वानों के थोड़े छोटे से लिखे हुए वाक्य हैं, उनसे ये साबित होता है कि पांड्य राजवंश पुराने समय में भी अपने अस्तित्व में था। और सबसे ज्यादा जानकारी संगम काल में। अब जानते हैं हम पूर्व मध्यकाल के बारे में कि पूर्व मध्यकाल के समय में पांड्य राजवंशों ने किस प्रकार से शासन किया, कौन कौन से इनके समय में घटनाएं घटित हुई थी, उनके बारे में हम जानते हैं। अब देखो, छठी सदी से इनका हमें क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। यानी हमें जो इनका इतिहास मिलता है वो छठी सदी। अब छठी सदी को आप ये भी समझ सकते हैं कि ये मध्यकाल से पूर्व का ही समय है, और गुप्तों के बाद का समय है। इनके समकालीन उत्तर भारत में कन्नौज के मोखरी, थानेश्वर के वर्धन, यानी वर्धन, मोखरी, पूर्ववर्ती गुप्त हैं, ये उत्तर भारत के समकालीन राज्य हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? गुप्त उत्तर काल के वंश। इन्हें हम ये भी कह सकते हैं कि गुप्तों के बाद के दक्षिण भारत के राजवंश, गुप्तों के समय के बाद के दक्षिण भारत के राजवंश भी हम इन्हें बोल सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये चीज आपने जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो छठी सदी से हमें इनका इतिहास मिलता है जो कि क्रम वाइज लिखा हुआ था। इनके दो प्रथम राजाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इनके प्रथम जो राजा कौन थे? वो कांड्यगोन, सबसे पहले कांड्यगोन, और उसका पुत्र कौन था? अवनी शिलामणि के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब ये जो कांड्यगोन थे, ये 590 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं पांड्य राजा, और 620 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। इनकी जानकारी हमें पांड्य राजवंश से संबंधित मिलती है। दूसरी, इनके पुत्र थे जो मैंने अभी बताया, अवनी शिलामणि, जो कि 620 ईस्वी में अपने राज्य के सिंहासन पर बैठते हैं और 645 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। इनके दोनों के बारे में वैसे हमें बहुत कम जानकारी है। इनके बारे में हमें जानकारी तो है, लेकिन कम जानकारी हमें इतिहास में इनकी मिलती है। इन्होंने क्या करा था?
इन्होंने, जो इनके पुत्र थे, अवनी शिलामणि ने कलभर शासकों का अंत किया था। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि इस राजा ने कलभर शासकों का अंत किया। ठीक है, ये इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। और इनके तीसरे, पांड्य राजवंश के जो तीसरे राजा थे वो कौन थे? सेंदन। सेंदन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो क्या है? जयंत वर्मन। सेंदन को दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, जो कि पांड्य शासक थे, उनका नाम जयंत वर्मन था। इसने क्या करा था? चेर प्रदेश, अब वो ये पांड्यों के साथ में चेर जरूर थे, क्योंकि इनकी आपस में प्रतिस्पर्धा थी, आपस में संघर्ष थे। तो ये क्या करते हैं कि चेर प्रदेश पर अपना शासन स्थापित कौन करते हैं भैया? ये पांड्य वंश के तीसरे राजा थे, सेंदन। ठीक है, इनको जयंत वर्मन भी कहते हैं। इन्होंने चेर प्रदेश पर अपना अधिकार किया था और वासी वन की उपाधि धारण की थी। भैया इनकी उपाधि क्या थी? पांड्य राजवंश के जो तीसरे राजा थे उनकी उपाधि, जो सेंदन थे, उनकी उपाधि वासीवन थी, वासीवन की उपाधि धारण की थी। इनके बाद में इनका पुत्र जो कि पांड्य का राजा बनता है, उसका नाम अरिकेसरी परानकुश था, जो कि इनके बाद में राजा बनते हैं। और इन्होंने क्या करा था? इन्होंने वेनाड, दक्षिणी दक्षिण त्रिवणकोर और मोती मिलने वाला तट, मोती एक जगह से मोती बहुत ज्यादा मिलते थे, ठीक है ना? तो ये किसने? अरिकेसरी परानकुश ने वेनाड, दक्षिण त्रिवणकोर, मोती मिलने वाला तट और क्या करा था? पल्लवों को हराया था। ये भाई बहुत शक्तिशाली राजा थे और किसके पुत्र थे? सेंदन या जयंत वर्मन के पुत्र थे। इन्होंने पल्लवों को हराया और इनका पुत्र था, इनका भी अगला वाला जो राजा बना वो इनका पुत्र, जो उत्तराधिकारी था, उसका नाम क्या था? पांड्य, रणधीर पांड्य। रणधीर, उनका नाम रणधीर था, जो कि पांड्य वंश के ही राजा थे। इन्होंने 710 ईस्वी में सिंहासन पर बैठते हैं और 730 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। इन्होंने क्या चीजें की थी? इनके समय में कौन कौन सी घटनाएं घटी? तो वो ये कि मंगलौर और कोंगू, इन्होंने मंगलौर और कोंगू के प्रदेशों को अपने प्रतिद्वंदियों से जीता। ये जो रणधीर हैं 710 ईस्वी में सिंहासन पर बैठते हैं, 730 तक सिंहासन पर कार्य करते हैं और इसी कार्य के समय में ये मंगलौर और कोंगू को जीतते हैं। इनसे संबंधित ये घटना, पांड्य वंश के राजा का नाम, उनका समय और उनके समय में लड़े गए युद्ध, एक तो मंगलौर और कोंगू का प्रदेश, यानी जब ये प्रदेश जीते तो भैया युद्ध भी तो वहीं पर लड़ा गया। ये चीज आपने ध्यान से नोट करनी है। इनका पुत्र था, जो इसी क्रम में फिर आगे बढ़ते हैं, इनका जो पुत्र था वो भारवर्मन राज सिंह प्रथम था। भारवर्मन राज सिंह प्रथम पांड्य शासक था, जो कि 730 ईस्वी में सिंहासन पर बैठते हैं और 765 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। इसने पल्लवों के राजा को, इन्होंने क्या करा था? पल्लवों के राजा थे पल्लव राजा थे, जिनको इन्होंने बंदी बना लिया था, यानी उन्हें कैद में बंदी बना लिया था युद्ध के समय। अब देखो 765 ईस्वी में पल्लवों के राजा, ये भी पांड्य वंश के ही राजा थे। इनके बाद में जो इनके पुत्र थे उनका नाम था वरगुण प्रथम, जो कि 765 ईस्वी में सिंहासन पर बैठते हैं और 815 तक ये सिंहासन करते हैं, यानी शासन करते हैं। तो ये शक्तिशाली शासक थे। तो इन्होंने पल्लवों का राजा कौन था? नंदीवर्मन द्वितीय। भाई ये वरगुण जो थे पांड्यों के
थोड़े से शक्तिशाली राजा थे। तो इनके समय में क्या घटना घटित होती है कि ये पल्लवों के राजा नंदीवर्मन द्वितीय के और उनके साथियों का जो संघ इन्होंने बनाया होता उनको ये हराते हैं, साथियों को हराते हैं। और इसमें वो क्या चीज करते हैं कि कावेरी के दक्षिणी और सेलम कोयम्बटूर तक के राज्य का विस्तार करते हैं। यही वो पांड्य शासक है जो कि पांड्य साम्राज्य में थोड़ा सा विस्तार करते हैं। ये किनको हराते हैं? पल्लवों के, क्योंकि इनके ज्यादातर जो संघर्ष हुए वो चोल और पल्लवों से ही ज्यादा हुए थे। ठीक है, तो ये नंदीवर्मन द्वितीय के और उनके साथियों को हराते हैं और हराने के बाद कावेरी के दक्षिण और सेलम कोयम्बटूर तक के राज्य तक अपना विस्तार कर लेते हैं। इनके जो पुत्र थे वो श्रीमान थे। श्रीमान 815 ईस्वी में सिंहासन पर बैठते हैं और 862 ईस्वी तक वो शासन करते हैं। इसने राजा सैन के काल में, जो राजा सैन थे उनके काल में इन्होंने लंका तक विजय की। ये जो इनके पुत्र थे ये भी शक्तिशाली थे। इन्होंने सैन के काल में, जब सैन राजा था उसके काल में लंका तक विजय की थी, जिसने पल्लव राजा नरसिंह वर्मन तृतीय को। अब वही कि देखो इनके पिता ने, जो कि वरगुण प्रथम थे, उन्होंने नंदीवर्मन द्वितीय को हराया और इनके जो पुत्र थे श्रीमान ने नंदीवर्मन तृतीय को 851 ईस्वी में कुंभकोणम के, कौन सा, जब यह युद्ध किया था मेरे प्यारे साथियों, तब समय था 851 ईस्वी और युद्ध का नाम था कुंभकोणम के युद्ध में हराया था। तो ये युद्ध आपने याद करने हैं। इनके आधार पर किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे वो मैं अपनी आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो इस युद्ध में इन्होंने उन्हें हराया था। लेकिन यहां पर थोड़ा समझिए, लेकिन इनका पुत्र जो था, किनका पुत्र, ये जो नंदीवर्मन तृतीय है, इनका पुत्र था नर्पतंग को कहीं कहीं पे नर्पतुंग के नाम से भी जाना जाता है। ये किसके पुत्र थे? ये नंदीवर्मन तृतीय के पुत्र थे। अब उसके हाथों इन्हें हारना भी पड़ा, यानी भाई पांड्यों ने इनके पिता नंदीवर्मन तृतीय और द्वितीय को हराया। लेकिन अगर आप बात हम यहां करें कि नंदीवर्मन द्वितीय के तो ये पुत्र थे, यानी पोते, ठीक है, और नंदीवर्मन तृतीय के क्या थे? ये पुत्र थे। इनके हाथों पल्लव राजा श्रीमार को हार का सामना करना पड़ा था, जिसका लाभ लंका शासक, भैया जब ये युद्ध में लड़ रहे थे तो इसका लाभ लंका के जो शासक, क्योंकि इन्होंने कई बार लंका पर भी विजय प्राप्त की ना, सैन के काल में लंका पर विजय करी थी श्रीमार ने। अब जब इन पर हमला हुआ तो श्रीमार का जो पुत्र था सैन, जो ये राजा सैन है, इनका पुत्र सैन द्वितीय हुआ, है ना, इनका बेटा सैन द्वितीय हुआ जो लंका का शासक था। तो इसने भी मौके का फायदा उठाया कि भाई श्रीमार तो युद्ध में लड़ा हुआ है, ठीक है ना, किससे? नर्पतुंग या नर्पतंग के साथ में, ठीक है। तो मौके का फायदा उठाए और सैन द्वितीय ने मदुरै को सैन द्वितीय ने खूब लूट लिया, ठीक है। युद्ध का परिणाम क्या होता है कि श्रीमार युद्ध करता हुआ मारा गया। यानी कब मारा गया, क्यों मारा गया, किस कारण, वो समझने की कोशिश करते हैं। जो श्रीमार पांड्य राजा था वो नर्पतुंग या नर्पतुंग, ये नर्पतंग या नर्पतुंग नाम आता है, ठीक है। तो इनसे युद्ध करता हुआ कौन मारा गया? श्रीमार मारा जाता है युद्ध में। इसी बीच में सिंहल कौन थे? इसे सिंहल कह दीजिए या श्रीलंका समझ लीजिए, ठीक है ना। श्रीलंका के
या सिंघल के जो सेनापति थे, सेनापति कौन थे? सेनापति उसके पुत्र, किसके? श्रीमार के। अब सहगल के जो सहगल या सिंगल, तो इसके जो वो थे ना श्रीमार के पुत्र को, जो कौन थे? वरगुण है, वरगुण वर्मा द्वितीय, वरगुण वर्मा द्वितीय को गद्दी पर बैठाना चाहते थे। यहां समझ रहे हो आप लोग कि भाई जब श्रीमार तो मर गए, इनका पुत्र कौन था? वरगुण द्वितीय। क्योंकि श्रीमान का जो पिता था वो वरगुण प्रथम था। अब ये हो गया पोता, पोता जो कौन था? वरगुण वर्मा। अब वर्मन नहीं, वर्मा नाम मिलता है हमें इतिहास में। तो ये इसे पांड्या गद्दी पर बैठाना चाहते था। कौन? नरपतुंग, यानी नरपतंग, कहीं कहीं इसे नरपतुंग भी कहते हैं। ये इन्हें गद्दी पर बैठाना चाहते थे। किसमें? कि भैया पांड्य तो आप गद्दी पर बैठ जाओ, क्योंकि आप जब भी युद्ध में हार गए, लेकिन आपने हमें कर देना पड़ेगा। ये इन्हें अपने उसके तहत, एहसान के तहत, भाई चलो ठीक है, तुम्हें मैं वहां के सिंहासन पर बैठाता हूं, ठीक है। तो ये पांड्य गद्दी पर इन्हें बैठाना चाहते थे, लेकिन प्रांतक के बाद में इन्होंने फिर से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। ये जो बने थे ना, जब राजा बने थे, किसने? भाई श्रीलंका के सेनापति के पुत्र वरगुण वर्मन द्वितीय को ये पांड्य गद्दी पर बैठाना चाहते थे। क्योंकि युद्ध में, भाई श्रीमान युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था, तो ये उसके बेटे को गद्दी पर बैठाना चाहते थे। किस रूप में? कि भाई हमारा तुम पे एहसान है, युद्ध हम जीते हैं, आप हमें कर दोगे। यानी कि इन्होंने स्वतंत्रता छीन ली थी और ये इनके अधीन शासक बनकर गद्दी पर बैठाना चाहते थे। इसी बीच में अगले क्रम में इनके एक राजा होते हैं जिसका नाम था प्रांतक, जो कि पांड्य वंश के शासक थे। प्रांतक फिर से इन्होंने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की, यानी पांड्य फिर से आजाद शासक बन गए। राजेंद्र प्रथम के, पांड्य शासक कौन थे? राजेंद्र प्रथम के काल में पांड्य राज्य, अब ये इतने कमजोर शासक थे राजेंद्र प्रथम, और इतने दुर्बल थे कि पांड्य राज्य है ना, इन्हीं के काल में केरल और मदुरै में विलीन हो गया। केरल और मदुरै में अब पांड्य राज्य विलीन हो गया, जिस पर चोल और पांड्य शासक था, ठीक है ना, विलीन हो गया। इन पे शासन करने वाले कौन थे? चोल और पांड्य राज्य, यानी आधा चोलों के पास चला गया, आधा पांड्य में रह गया नाम मात्र के लिए। इनके इतिहास की घटना, इनके बारे में हमें इतिहास की घटना जो है वो सिंघल के राजा पराक्रमबाहु प्रथम और कुलोत्तुंग द्वितीय के समय में घटी। ये जो घटनाओं, ये इतिहास की जो ये घटना है, ये किसके समय में घटी? इनके समकालीन राजा जो थे वो सिंघल के राजा पराक्रमबाहु प्रथम थे और कुलोत्तुंग द्वितीय थे। ये उनके समय में घटी थी। इसमें क्या हुआ था कि प्रांतक और कुलशेखर, जो कि पांड्य राजा थे, प्रांतक और कुलशेखर के मध्य उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था। उत्तराधिकारी का आपस में एक ही परिवार के दोनों सदस्य युद्ध संघर्ष के लिए मैदान में आ जाते हैं कि भाई पांड्य वंश की गद्दी पर, सिंहासन पर कौन सा राज्य करेगा। लेकिन यह घटना कब घटी? श्रीलंका में क्या था? पराक्रमबाहु प्रथम और कुलोत्तुंग द्वितीय का शासन था। उस समय ये दोनों शासक थे। ये घटना उन्हीं के समय में घटी कि भाई ये उत्तराधिकारी के युद्ध में आ गए। जैसे कि अब आधुनिक समय में ये मान लीजिए कि पड़ोस में अगर 4 घर हैं तो एक घर में बंटवारे के लिए या राज करने के लिए लड़ाई हो, और बराबर के घर में आप लोग भी हो सकते हैं उदाहरण के लिए, ठीक है ना। तो ये उस समय
वहां पर ये राजा थे, लेकिन इन्हीं के समय में वहां पर ये घटना घटी। अब जब ये घटना घटी तो इसमें क्या चीज थी कि जो लंका का राजा था ना प्रांतक, वो प्रांतक के पुत्र वीर पांड्य को गद्दी पर बैठाना चाहता था। ये लंका का जो राजा था प्रांतक के पुत्र वीर पांड्य को गद्दी पर बैठाने का प्रयत्न कर रहा था, और जो चोल राजा थे ना चोल, वो कुलशेखर को गद्दी पर बैठाने का प्रयत्न कर रहे थे। किसको? चोल बैठाना चाहते थे कुलशेखर को, लेकिन श्रीलंका के राजा प्रांतक को। लेकिन इन्होंने देखा कि ये जो कुलशेखर है ये विश्वास वाला व्यक्ति नहीं है, कृतज्ञ घनता वाला व्यक्ति है, ठीक है, इसके आचार विचार सही नहीं है। तो चोल राजाओं ने भी वीर पांड्य को गद्दी पर बैठा दिया। किसके? प्रांतक के पुत्र वीर पांड्य को ही लास्ट में इन दोनों ने मिलकर गद्दी पर बैठा दिया। इनके बाद में जो शासन करते हैं वो परमार वर्मन सुंदर पांड्य प्रथम पांड्य वंश का सिंहासन संभालते हैं, और 1216 ईस्वी में ये सिंहासन पर बैठते हैं, और इस राज्य का उस समय थोड़ा सा उत्कर्ष होता है। ये जो है थोड़े से शक्तिशाली थे, तो थोड़ा सा राज्य का विस्तार करते हैं। तो इसमें क्या है, इन्होंने क्या करा था, इनके पूर्वजों को गद्दी पर बैठाया, और इन्होंने ही चोलों पर आक्रमण कर दिया। भैया पहले ऐसे ही तो राजा राज्य करते थे कि अपनी शक्ति जैसे ही थोड़ी सी प्रबल होती तो एक दूसरे के राज्य को हड़पने के लिए, अपना अधिकार करने के लिए, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दूसरे राजा पर, है ना, वो आक्रमण करते थे। भाई जान माल की हानि तो होती थी, तो जीतने वाले को फिर वहां का क्षेत्र मिलता था, कर मिलता था, राजस्व मिलता था, ये सारी चीजें मिलती थी कि प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा थी, संघर्ष बहुत ज्यादा होते थे। तो इन्होंने चोलों पर आक्रमण कर दिया। ये इनके समय की घटित सबसे महत्वपूर्ण घटना है। इसके बाद में क्या होता है, इनके बाद में जाट वर्मन जो कि पांड्य शासक हैं, वो 1251 ईस्वी में राजा बनते हैं। इनके बाद में जो बनने वाले हैं राजा परमार वर्मन सुंदर पांड्य प्रथम के बाद में 1251 में जाट वर्मन पांड्य वंश के राजा बनते हैं, और मार वर्मन कुलशेखर पर सॉरी क्या कहते 51 में ये राजा बनते। इन्होंने क्या करा था कि चोल राजा राजेंद्र तृतीय, चोल राजा यानी सुंदर पांड्य ने भी चोलों पर आक्रमण किया, और उसके बाद में कौन थे, जाट वर्मन ने भी राजेंद्र तृतीय पर, और सोमेश्वर, भाई इन्होंने चोलों पर आक्रमण किए थे। इनके पूर्वजों ने चोलों पर आक्रमण किए, लेकिन ये जो जाट वर्मन थे जब ये राजा बने तो इन्होंने राजेंद्र तृतीय और सोमेश्वर से मित्रता बनाई। भाई इन्होंने मित्रता बनाने की कोशिश करी, चलो भाई अपनी शत्रुता जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं उसे हम त्याग देते हैं और आपस में मित्रता वाला संबंध स्थापित कर लेते हैं, ठीक है। तो सोमेश्वर और राजेंद्र तृतीय से ये मित्रता बनाते हैं, और इसी के उपलक्ष्य में एक तो ये जो आक्रमण किया इनके पूर्वजों ने, और ये जो मित्रता बनाई इसके उपलक्ष्य में ये क्या करते हैं, नेलोर में वीर अभिषेक, एक राज्याभिषेक और एक होता है वीर अभिषेक। राज्याभिषेक जो होता है वो राज्य का राजा बनने के लिए, और वीर अभिषेक जो होता है वो राजा बनने के बाद में खुशी के उपलक्ष्य में। कुछ तो होते हैं जो राजा युद्ध में किसी को हराने के बाद में राजा बनते हैं तो राज्याभिषेक करा लेते हैं, कुछ उपाधियां धारण कर लेते हैं। इन्होंने वीर अभिषेक कराया था, ठीक है। इसके बाद में 1268 ईस्वी में इनका देहांत हो जाता है। 1268 ईस्वी में ये मर जाते हैं, ठीक है, स्वर्ग लोक चले जाते हैं। अब ये समझ लीजिए 1268 ईस्वी में इनका देहांत हो जाता है। इनके बाद में मार वर्मन कुलशेखर गद्दी पर बैठते हैं। उसके बाद में पांड्य वंश पर शासन करने वाले जो थे वो मार वर्मन कुलशेखर थे जो बनते हैं।
ये भी शक्तिशाली थे। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने होयसल राजवंश और चोलों, इन दोनों को ही हराया। ठीक है ना, होयसल और चोल राजवंशों को इन्होंने हराया था और उनके राज्यों को पांड्य राज्य में मिला लिया। ये शक्तिशाली राजा होते हैं मारवर्मन कुलशेखर। इन्होंने होयसल और चोल राज्य को हराकर अपने राज्य में मिला लिया था और इसके बाद में इन्होंने सर्वदेश विजेता की उपाधि धारण की थी। क्या की थी, सर्वदेश विजेता की इन्होंने पदवी धारण की थी, उपाधि धारण की थी, ये आप समझ लीजिए। इसके बाद में चोल साम्राज्य का विघटन शुरू हो जाता है और उसके बाद में इनकी शक्ति कमजोर होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद में क्या होता है कि 1280 ईस्वी में ये लंका को जीत लेते हैं। सर्वदेश विजेता बनने के बाद में लंका को भी जीतते हैं, लेकिन अंत में अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था, अब देखो दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकाल में इधर दक्षिण भारत के क्या उदित क्षेत्रीय राजवंश है इधर हो रहे थे, तो इधर उत्तर भारत में एक तरफ सल्तनत काल शुरू हो चुका था। ठीक है, अब सल्तनत काल में यानी उत्तर से दक्षिण तक अपने राज्य विस्तार और साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत अलाउद्दीन ने देखो कहां पहुंच गया, पांड्य राजवंश तक अलाउद्दीन ने अपने सेनापति को भेज दिया। ठीक है, अब देखो क्या होता है, लेकिन पांड्य राजा उधर लंका पर विजय कर रहे थे, इधर से अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति पहुंच गया और ये इतने शक्तिशाली थे जो सल्तनत काल के थे। ये मलिक कफूर कौन था, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। ये पांड्य राजवंश पर आक्रमण करता है और इस आक्रमण का नतीजा ये होता है कि पांड्य राजवंश समाप्त हो जाता है, अपने अस्तित्व को खो देता है और पांड्य राजवंश पर खिलजियों का अधिकार हो जाता है। अब खिलजियां क्या करते थे, किसी के राज्य को हड़प लेते थे तो किसी को कर्ज, भाई आप हमें कर देते रहो और आप सिंहासन करते रहो, लेकिन रहोगे हमारे अधीन ही। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको पूर्व मध्य काल से संबंधित जो क्षेत्रीय राज्य दक्षिण भारत में उदय हुए थे, जो कि पांड्य वंश है, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण वाक्यों के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। इन्हीं के आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो मैं आपको अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर मेरी सारी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।